आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तराखंड के रानीखेत से है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां पर उन्होंने पौधारोपण से कार्यक्रम की शुरुआत की और पौधारोपण की शुरुआत करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष लगाने के साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत उनका पालन पोषण, पेड़ का जो पालन पोषण है वो भी करना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत प्रति बूथ 50 वृक्ष लगाए जाने हैं। उन्होंने वृक्ष पौधों के संरक्षण व संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक पेड़ मां के नाम एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार वृक्ष पौधों का भी संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से पेड़ पौधों को बचाना बेहद जरूरी है और पेड़ पौधों का बचाव हम कर सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाने को कहा और जिसके तहत एक बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं और पूरे देश में ये कार्यक्रम अभियान के रूप में चल रहा है। आपको ये बता दें कि बीते मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का जिक्र किया और कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ अपने मां के नाम लगाना चाहिए और उसके बाद पूरे देश भर में ये अभियान सुचारू रूप से जारी है, जहां पर हर कोई एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाता नजर आ रहा है। और इस दौरान रेखा आर्य ने भी एक पेड़ अपने मां के नाम लगाया और साथ ही साथ ये संदेश भी दिया कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन जो बहुत तेजी से हो रहा है, उसे रोकने के लिए पेड़ पौधे का ही सहारा लिया जा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पौधा न सिर्फ लगाना है बल्कि उसका देख रेख भी करना है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों का देख रेख करती है, उसी तरीके से बच्चों को अपने माँ के नाम पर पेड़ लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी करना है, ताकि आने वाले टाइम में वो पौधा एक पेड़ बनकर आप सभी का, हम सभी का जलवायु परिवर्तन से रक्षा करें। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के कार्यक्रम में भी और पूर्व में भी एक पेड़ मां के नाम हर भारतवर्षी से और साथ ही हर कार्यकर्ता बंधु से ये अपील की है कि अपनी मां के नाम पर एक पौधा रोपित करते हुए अपने मां को समर्पित करें, क्योंकि जिस प्रकार से एक मां पूरे जीवन भर जब तक जीवित रहती है अपने परिवार को बस देती ही रहती है, समाज को देती ही रहती है और उसकी जो उसका जो लालन पालन इत्यादि देख रेख है वो पूरे समर्पण के साथ होता है। ठीक इसी प्रकार से एक पेड़ का भी जीवन पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति के लिए जो है वो समर्पित रहता है, चाहे फल के रूप में हो, छाँव के रूप में हो, ऑक्सीजन के रूप में हो या वायुमंडल को संतुलित करने के रूप में हो, तो पेड़ का योगदान रहता है। तो प्रधानमंत्री जी की यह अपील कि एक पेड़ माँ के नाम लगाते हुए निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय, हर एक कार्यकर्ता प्रकृति से जुड़े और सावन माह से बेहतर मैं समझती हूँ कोई महीना ऐसा हो नहीं सकता, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता। और आज रानीखेत संगठन के दृष्टिकोण से जनपद में आने का आज मौका मिला। संगठन का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे रानीखेत का प्रभारी बनाया, एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम का प्रभारी बनाया है और इस मिशन को लेकर आज बैठक भी की गई है और सम्मानित जिला अध्यक्ष और सम्मानित हमारे रानीखेत जिले के मंडल अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और निश्चित रूप से हर बूथ पे 50 पौधे लगाए जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता ने एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाते हुए उसे सोशल मीडिया में भी, सरल ऐप में भी और नमो ऐप में भी उसे डाउनलोड करना है, ताकि उनके माध्यम से हर कोई व्यक्ति प्रेरणा ले और एक पेड़ माँ के नाम लगाते हुए प्रकृति से जुड़ते हुए प्रकृति में जो समृद्धि आनी चाहिए उसे लेकर आए।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में हार के कारणों का हम मंथन कर रहे हैं और मंथन की स्थिति साफ हो जाएगी। मंथन के बाद जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये ऐसे नहीं बना। कभी कभी लोग कुछ पाने के बाद बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं, तो ये उसी तरह है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह। आप देख रहे हैं कि पहली बार सारे मिथक को तोड़ के दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और 5 वर्ष की यात्रा में ये 11 से 19 पहुंचे। अभी एक सीट अगर इनको बढ़ गई अभी बद्रीनाथ की जीत के, उसके हार के कारणों की हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनको गलतफहमी न रहे। इस राज्य की जनता कांग्रेस के चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर चुकी है। देखिए, कभी कभी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये ऐसे नहीं बना। कभी कभी लोग कुछ पाने के बाद बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं, तो ये उसी तरह है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह। आप देख रहे हैं कि पहली बार सारे मिथक को तोड़ के दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और 5 वर्ष की यात्रा में ये 11 से 19 पहुंचे। अभी एक सीट अगर इनको बढ़ गई अभी बद्रीनाथ की जीत के, उसके हार के कारणों की हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनको गलतफहमी न रहे। इस राज्य की जनता कांग्रेस के चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर। बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात में बाघों के संरक्षण पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल यानी कि सोमवार यानी कि आज के बारे में कि कल सोमवार को दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। दरअसल भारत में तो बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघों के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में सुधार हुआ है और हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में बाघ है। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य लगातार घट रही बाघों की संख्या के लिए आवश्यक कदम उठाना है और इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं और बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशेष नीतियां भी बनाई गई है। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की संख्या को बढ़ावा देना और उनके आवासों की सुरक्षा करना है। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत कई टाइगर रिजर्व भी स्थापित किए गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का जिक्र करते नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इंसान और बाघ एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन उनके बीच कोई टकराव देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा अपने मन की बात कार्यक्रम में कि बाघों को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बाघ संरक्षण के लिए कई विशेष नीतियां भी बनाई गई थी। और अब खबर गंगोत्री से है, जहां पर 28 जुलाई की शाम को बूढ़ा केदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों का एक समूह गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटक गया और टिहरी कंट्रोल रूम ने तत्काल एसडीआरएफ व पुलिस के साथ साझा किया। वही एसडीआरएफ सब इंस्पेक्टर दीपक जोशी ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना पहले ही मिल गई थी और वो अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना हो चुके थे। इस बचाव अभियान में बूढ़ा केदार क्षेत्र में कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर भारी बारिश के बावजूद तैनात एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने सभी 21 कांवड़ियों को भारी बारिश के बीच दुर्गम पहाड़ी मार्ग एवं उफनती नदियों के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल कांवड़ियों का एक समूह
जिसमें 21 लोग शामिल थे। बूढ़ा केदार से करीब 3 किलोमीटर दूर झाला नामक स्थान पर फंस चुके थे। इलाके में सड़कों की हालत खराब होने के कारण एसडीआरएफ टीम पैदल ही उस स्थान तक पहुंची। 29 जुलाई की सुबह एसडीआरएफ टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर दीपक जोशी ने जानकारी दी और सभी 21 कांवड़ियों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है, इसकी भी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। सभी कांवड़ियों को बूढ़ा केदार बस स्टैंड पर पहुंचाया गया, जहां उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कांवड़ियों के समूह द्वारा एसडीआरएफ टीम के सदस्यों की तत्परता और समर्पण की सराहना भी की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में तेज बरसात से लगातार नुकसान हो रहा है। हाल ही में टिहरी में बारिश के कारण कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, साथ ही कई लोगों की मौत भी हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार बारिश के कारण आ रही आपदाओं से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार को दिए हैं। लेकिन इस तरह की आपदाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, जिससे पहाड़ मजबूत होंगे और ऐसी आपदाओं में कमी आएगी। देखिए, हम पे जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि एक चिंता का विषय ये है कि सर्वाइवल रेट जो है वो 30% है और मेरा लगातार फोकस है कि जो हम पेड़ लगाते हैं उनका सर्वाइवल रेट बढ़े, जिससे निजी क्षेत्र में 70% के आसपास सर्वाइवल रेट है और सरकारी विभागों में इसका रेट जो है वो 30% के आसपास है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा लगातार फोकस इसी पे कि सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जाए और इसी को देखते हुए हम लोगों ने पहली बार आपने देखा कि प्लांटेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और अब जितने प्लांट्स भी जहाँ पर लगेंगे उनको ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और आम आदमी को मालूम हो कि उसके जंगलों में जो उसके या उसके नज़दीक के आसपास के क्षेत्र में कितने पौधे वन विभाग ने रोपित किए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमारा 1,64,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 50 लाख हरेला के अंतर्गत और करीबन 1,14,00,000 पेड़ जो है वो राज्य सेक्टर और कैंपा के अंतर्गत हम लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, मैंने आपसे कहा कि वनों को बचाना, क्योंकि ये वन केवल वन का सवाल, अस्तित्व का सवाल नहीं है, केवल ये वाइल्ड एनिमल्स के अस्तित्व का सवाल नहीं है, ये आज पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना और जिस तरह आपने देखा कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए इस जरूरी है कि हम लोग वनों के प्रति हमारे अंदर एक संवेदनशीलता है और यही कारण है कि हम जब से सरकार हमारी बनी हम लगातार कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जन सहभागिता, क्योंकि बिना जन सहभागिता से आप इस लड़ाई से जीत नहीं सकते। तो हमारा फोकस ही इस जन सहभागिता पे और हम इस समय जितनी रिफॉर्म्स कर रहे हैं वन विभाग में वो पीपल फ्रेंडली है, जनता के साथ दोस्ताना रिफॉर्म्स है ताकि जनता का भी जन वनों के प्रति एक दोस्ताना व्यवहार बने और हम वनों को बचाने में सफल हों। शॉर्ट्स बना भाई ये बात चल। और अब मामला पचवादून क्षेत्र के थाना सेलाकुलाई का है, जहां पर सेलाकुई थाना प्रभारी ने पूर्व सैनिक को थप्पड़ जड़ दिया। मामले पर पूर्व सैनिक का कहना है कि हमारे क्षेत्र में कुछ लड़के लड़कियां गलत काम करते नजर आए और उसके बाद हम उनको थाने ले गए, इसलिए थाना प्रभारी ने हमारी शिकायत पर उन पर कार्रवाई न कर उल्टा पूर्व सैनिक को ही थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी से लाकुई सेंकी कुमार के द्वारा लगातार क्षेत्र में गलत कार्य भी करवाए जा रहे हैं। वहीं जो लोग शिकायत लेकर जाते हैं उल्टा उनको ही मारपीट एवं गाली गलौज कर उल्टे मुकदमे में फंसने की धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। यानी कि मामले में जो शिकायत लेकर वहां पर जाता है उसे ही फंसाने की धमकी दी जाती है। वहीं आज सेलाकुई थाने में पूर्व सैनिक और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। थाना प्रभारी सेलाकुई को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इसके बाद सभी आला अधिकारी सेलाकुई थाने पहुंचे और 3 दिन में जांच करके ठोस कार्रवाई के आश्वासन भी दिए हैं। उत्तराखंड के विकासनगर से यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सेलाकुई थाना प्रभारी ने पूर्व सैनिक को थप्पड़ जड़ा।
तो थाना जो सिलक हुई है, यहाँ पे जो थाना इंचार्ज है ये बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है। यहाँ पे कम से कम 50 और 100 लोगों की कंप्लेंट है कि ये इस तरह की हरकतें करता रहता है। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को बदतमीजी कर दी। और कल का जो प्रकरण है हमारा, वो हम दो लड़के थे, एक लड़की थी, उसको वहाँ से लाए कि ये अनऑथराइज काम कर रहे हैं, पुलिस के हवाले किया। उसके बाद पुलिस ने हमें यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद थाना इंचार्ज रिंकी कुमार ने मेरे को बोला कि तू अपनी औकात में रह, और उसके बाद मेरे को थप्पड़ मारा। क्या एक हम पूर्व सैनिक हैं और हमें इस तरह का थप्पड़ मारा जा रहा है? क्या ये सैनिक है? और आज फिर पुलिस अधिकारी मैनेज की बात करते हैं कि मैनेज करो आप। हम कब तक मैनेज करते रहेंगे? हमने 24 साल 30 साल मैनेज किया, भारत माँ की सेवा की, और आज यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद भी हम समाज की सेवा कर रहे हैं, मगर समाज की सेवा का हमें ये फल मिल रहा है। किया उसके बाद पुलिस जबरदस्ती लड़की से बुलवा रही है कि उसके साथ गलत काम हुआ है, और लड़के का शर्ट फाड़ के जानबूझ के पुलिस यहाँ लेके आई और बोल रही है कि तुम ऐसा ऐसा बोलो। ये पुलिस ने करवाया, और पुलिस लड़की को भड़का के जानबूझ के बुलवा रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा बोलो, और ये यहीं के प्रेजेंस में, मेरे प्रेजेंस में हुआ। मेरे प्रेजेंस में निरंजन सर को थप्पड़ मारा गया है। मैं वहीं प्रेजेंट था। मुझे मेरे पिताजी को बाहर करके अंदर उनको थप्पड़ भी मारा गया है, मेरे सामने मारा गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज अभी यहाँ पे पेश किया जाए। देखिए, ये पूर्व सैनिकों की एक समिति यहाँ पर अपनी शिकायत लेके आई थी। उनके द्वारा थाने की कार्यप्रणाली और एसओ के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, तो ज्ञापन में मैंने उनको ज्ञापन ले लिया है, और उसमें जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी से जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए आग्रह किया गया है। इसके बाद इसमें जांच होगी, और जांच के बाद जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किन प्रकरणों में जो तहरीरें आई है थाने से? देखिए, ये जो व्यक्ति आए थे, इनके विरुद्ध भी थाने पे कंप्लेंट आई है, उसमें भी जांच चल रही है। और ये इन लोगों ने जो भी सामान्य कार्यप्रणाली को लेकर जो जांच की है और मारपीट के जो आरोप लगाए हैं, ये जांच हमारे सामने आई है। इसमें जांच अधिकारी नियुक्त कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुराने मामले भी? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि सामान्य जो यहाँ पर जो सामान्य कार्यप्रणाली है, नशे का प्रचलन जो बढ़ रहा है और जो गुंडागर्दी कुछ बढ़ रही है, इस मामले की उन्होंने शिकायत की है, उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या आश्वासन दिया है? देखिए, उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको मैंने मार्क कर दिया गया है। उसमें जांच अधिकारी नियुक्त होगा, और 3 दिन के अंदर इसमें जांच पूरी की। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, खामी कहाँ है, गलती किस तरह? देखिए, ये इस तरह का मामला है कि पुलिस के विरुद्ध इसमें आरोप लगे हैं, तो इसमें प्रथम दृष्टया तो कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की बात सुनकर, और जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ, उसमें जो जांच देखे उसके बाद इसमें कुछ कहना समीचीन होगा। अवैध शराब के बारे में भी यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं कि अवैध शराब का धंधा जरूर है। हाँ, देखिए, यही वार्ता इन लोगों से की गई है। मैंने अपना नंबर इन लोगों को दिया गया है कि अगर थाना, वैसे तो थाने ने काफ़ी कार्रवाई इसमें स्मैक में यहाँ पर की है, इसके अलावा अगर और कार्रवाई की आवश्यकता है तो मैं बाहर से भी टीम भेजकर उसमें और तेजी गति से कार्रवाई करूँगा। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक शामिल किए जाने को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में शामिल होने पर अपने प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वो भारत के लिए मेडल भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहली रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 1937 में इटली के मोन्जा में आयोजित की गई थी और अगले वर्ष लंदन में 1938 ट्रैक रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। वहीं 1992 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल बार्सिलोना में कॉर्ड स्केट्स पर खेले जाने वाला रिंक हॉकी एक प्रदर्शन खेल था। यह पहली बार जब रोलर स्केट्स पर एथलीटों ने ओलंपिक मंच पर प्रतिस्पर्धा की थी। इसमें मसूरी के नंद किशोर बम्बू रोलर स्केटिंग के चैंपियन थे और जिन्होंने 1992 में बार्सिलोना में रोलर स्केटिंग रेफरी की भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने बताया कि 1975 में अपने 4 दोस्तों के साथ रोलर स्केट्स से दिल्ली तक सफर तय किया। तब उन्होंने करीब 320 किलोमीटर के सफर को रोलर स्केटिंग से 5 दिनों के अंदर तय किया गया था।
उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के ओलंपिक में शामिल होने से उनको भारत से रोलर स्केटिंग में ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। भारत का जो टीम गई है, जो कॉन्टिजेंट गया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मेरी बधाई देने का दूसरा कारण ये है कि आपको पता है रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स रही है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम्स इंडिया की जाती रही है हमेशा पिछले 100 साल से, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गया रोलर स्केटिंग और रोलर हॉकी वगैरह, रोड रेस, ये सब ओलंपिक्स में इस साल से इसका ऐड हो गया। इस साल से ये एक गेम हो गया, इसमें भी अब कंपटीशन होंगे और इसमें मेडल्स मिलेंगे। पहले हमारी टीम्स इंडिया की जाती थी और आपको याद होगा 92 में जो बार्सिलोना में ओलंपिक्स हुए थे तो मसूरी से हमारे नंद किशोर बम्बू आर्बिट्रेटर हॉकी के रेफरी बन के गए थे, और ये भी हमारे लिए बहुत मसूरी शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मसूरी से आप जानते हैं हम लोग स्केटर्स रहे हैं और हमारे मसूरी से तो नेशनल चैम्पियन बहुत ज़्यादा रहे हैं। मेरे वाइफ और मेरे ब्रदर इन लॉ रहे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये अब ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस हो गया और हमारे मसूरी शहर से, उत्तराखंड से और लोगों को इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। मुझे इस समय जानकारी नहीं है कि इस समय कोई स्केटर्स जा रहा है इस पेरिस ओलंपिक में, लेकिन आगे भविष्य में इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये आउटडोर गेम है और इंडोर गेम भी है, तो दोनों में इसमें जिस तरह से आजकल का लाइफस्टाइल हो गया उसमें आउटडोर और इंडोर दोनों की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं हमें जो भविष्य में हमारे भारत की टीम्स जाएंगी, जो बच्चे जाएंगे, उनके लिए शुभकामनाएं। और बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारी फ़र्ज़ बनता है कि जो भारत के ऑल ओवर जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स गए हैं ओलंपिक्स में वो मेडल लेके आएँ और भारत का नाम रोशन करें। तो रूप से है प्रयासरत तो रहे थे, लेकिन उसके अपने मापदंड होते हैं ना। जैसे अभी टेनिस हो गया इंट्रोड्यूस, जैसे बैडमिंटन, ऐसे धीरे धीरे कई गेम्स निकाल दिए गए हैं और कई ऐड कर दिए। ये समय समय पे पॉलिसी है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और समय बदल रहा है। अब कई गेम्स ज़्यादा खेले जाते हैं। जैसे पहले क्रिकेट बहुत कम था, अब क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस हो गया ओलंपिक्स में, पहले नहीं था। इसी तरह भारत में इंडिविजुअली भारत की टीम्स पूरे विश्व में जाती रही है। वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैम्पियनशिप हुई है न्यूजीलैंड में, वहाँ टीमें गई, हांगकांग गई, मकाओ गई, इजिप्ट गई, साउथ अमेरिका गई है, ब्राज़ील गई, कनाडा, जाती रही है टीमें। लेकिन ओलंपिक की बात अलग होती है। ओलंपिक में आप जानते हैं लगभग पूरी दुनिया के, जैसे आजकल लगभग 200 देश हैं, तो सभी जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हमारे देश से पार्टिसिपेशन होगा उतना ही हमारे चांसेस अच्छे रहेंगे। और स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनको वो मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी कल को ओलंपिक में। बाकी स्कूलों में तो आज भी स्केटिंग सिखाई जाती है, तो लेकिन जब कोई एक तरह से कोई उनको वो मिल जाता है, एक टारगेट हो जाता है, या उनका एक एम हो जाता है कि हमें ओलंपिक में जाने का मौका मिले, तो वो बहुत बड़ी बात है। और अब बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मसूरी के काले स्कूल के पास एक बार फिर भूस्खलन हुआ है, जिससे पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। सड़क पर आए मलबे से एक बार फिर रास्ता बंद हो गया है। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि देर रात को काला स्कूल के पास स्काई लार्क होटल के सामने लगा पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी चपेट में एक झुग्गी आ गई और जिससे झुग्गी और उसमें रखा सारा सामान नष्ट हो गया। वही झुग्गी में रह रहे 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वही दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास रात को भारी भूस्खलन होने से मुख्य मार्ग को नुकसान पहुंचा है, जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग के सुझाव पर बड़े वाहनों के लिए मसूरी देहरादून मार्ग बंद कर दिया गया है। बस और छोटे टेम्पो ट्रैवलर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार के पास क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने कहा है कि देर रात को बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से कैंपटी फॉल के पास से भूस्खलन के बंद हो गए थे, और जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी द्वारा जेसीबी के माध्यम से खोल दिया गया है। वही कई जगह कम मलबा आया था, जिसको हटाकर मार्ग को सुचारू रूप से जारी कर दिया गया है।
बिल्कुल बारिश देखिए आप बहुत हैवी बारिश का अलर्ट लगातार आ रहा है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो कल के लिए और आज के लिए भी था और उसी हिसाब से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। रात में भी कई जगह पर रोड जो है बंद हुई थी। सुबह सुबह केम्प्टी वाली जो सड़क है केम्प्टी फॉल के पास में एनएच वो भी बंद हुआ था। उस पर जो एनएच विभाग है उन्होंने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सड़क खोल दी थी तुरंत ही। और कई जगह माइनर स्लिप्स थे उसको भी ओपन किया जा रहा है साथ साथ, बट सड़क आवागमन के लिए सुचारू है अभी भी। जी, भूस्खलन काफ़ी जगह हुए हैं, कई जगह पुस्ते गिरे हैं, तो उस पे लगातार जो है अगर कोई भी उसको रिमेडियल मेजर लेना है उस पे ठीक कराने के लिए सर्वे करवाया दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा जहाँ जहाँ पे भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं अपनी जो हमारी जेसीबी है मशीनरी मैन और मशीनरी लगातार डिप्लॉय की जाती है और रास्ता खोला जाता है। आज सुबह वेवर्ली स्कूल के पास में भी काफ़ी सारे पत्थर आए थे, सड़क बंद है वहाँ पर। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी उस पर खोलने की कार्रवाई कर रहा है लगी है। नीचे गुलोगो के पास भी कल रात में भी काफ़ी स्लाइड हुआ था, मलबा आया था, एक गाड़ी फंस गई थी तो उसकी वजह से 2 घंटे के आसपास लगभग सड़क जो है वो बाधित रही है आवागमन सड़क पे। वर्तमान में बट सभी जो मार्ग हैं हमारे मसूरी के अंदर सभी पे यातायात और आने जाने सब के लिए सुचारू है, आवागमन हो रहा है लगातार। आज मौके पर इंस्पेक्शन किया गया था, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनके साथ में मैंने स्वयं इंस्पेक्शन किया। सड़क की कंडीशन थोड़ी वल्नरेबल है वहाँ पर क्योंकि जो प्रोटेक्शन वर्क्स पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, गैबिन वर्क्स जो लगाए थे वो भी सबसाइड हो रहे हैं, नीचे की तरफ बैठ रहे हैं। तो सड़क पे अगर बहुत जो अत्यधिक लोड वाले वाहन हैं अगर उन दबाव उस पर पड़ेगा तो सड़क और क्षतिग्रस्त हो सकती है और खतरा उत्पन्न हो सकता है आगे के लिए। तो इस खतरे को मद्देनज़र देखते हुए और सड़क को बचाने के लिए जो ट्रक्स हैं जो हैवी सामान लेकर जा रहे हैं, ट्रक्स की मूवमेंट को पीडब्ल्यूडी की एडवाइस पे रोक दिया गया है और वो अल्टरनेट रूट यूज़ करके मसूरी में आ सकते हैं। गुलोगी वाले पॉइंट से वो ना आए, इसलिए कुठाल गेट से ही और मसूरी से ही इन ट्रक्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बस सेवा तो प्रभावित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बसेस के लिए अलाउ है, टेम्पो ट्रैवलर्स के लिए भी अलाउड है। केवल जो ट्रक्स हैं जो हैं उनके क्योंकि उनमें लोड ज़्यादा रहता है, उनकी मूवमेंट को इस गुलोगी वाले रास्ते से बंद किया जाएगा और वो अल्टरनेट रास्ता यूज़ करके मसूरी में आ सकते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।